हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 7 जुलाई 2024 को। और इस पेपर के हमने कई सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक डाली हुई है। आप उस लिंक पर क्लिक कर कर इस पेपर के जो रह गए हैं आपके पार्ट उनको भी देख सकते हैं। और जब आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो लगभग उसमें 80 वीडियो खुलकर आएंगी। वो इसलिए कि 2014 से 2024 तक जितने भी सी टेट के प्रीवियस पेपर हुए हैं विद एक्सप्लेन और विद एनसीईआरटी प्रूफ, मतलब मैंने प्रूफ दिया है हर क्वेश्चन में कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी एनसीईआरटी से आया है। ठीक है, तो आप उन सबको देख सकते हैं जितने भी पेपर हुए हैं। और ये जो साइड में प्ले लिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। जैसा कि मैंने बताया कि हर क्वेश्चन का मैंने प्रूफ दिया है, तो आप जान सकते हैं कि 6, 7 और 8 क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से कुछ भी अलग नहीं आता है। अगर आपने ये तीनों कंप्लीट कर लिए, इनकी थ्योरी और एमसीक्यू, तो आप की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी और बहुत अच्छे से सी टेट क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए आप इन प्ले लिस्टों को देख सकते हैं। एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता यूट्यूब चैनल को ओपन कर प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सभी प्ले लिस्ट को देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो को। देखो, सबसे पहले आप जानिए कि पोर्टफोलियो क्या होता है। ठीक है, पोर्टफोलियो होता है जब जो भी बच्चा कक्षा में पढ़ रहा है ना, तो उसका साल के लास्ट में एक पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है। उसमें बच्चे की पूरी साल की एक्टिविटी लिखी जाती है पोर्टफोलियो में। सारी चीजें होती हैं पोर्टफोलियो में। जैसे हाफ ईयरली के एग्जाम हुए तो उन 6 महीनों में बच्चे की ग्रोथ कितनी हुई है, वेट कितना है, बड़ा है, हाइट कितनी बड़ी है, बच्चे ने कौन कौन सी एक्टिविटी की है, कौन कौन से खेल में पार्टिसिपेट किया था, है ना, और किस खेल में वो अच्छा है, किस खेल में वो निम्न है, कौन से सब्जेक्ट में अच्छा है, बच्चे के सीखने का स्तर क्या है, और बच्चे की अटेंडेंस कितनी है, बच्चे का बिहेव कैसा है। मतलब एक एक चीज डिटेल में लिखी होती है। किसमें लिखी होती है? पोर्टफोलियो में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पोर्टफोलियो के विषय में कौन सा जो कथन है वो सही है। ठीक है, ए है उद्देश्यपूर्ण व व्यवस्थित होना चाहिए। पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए और व्यवस्थित होना चाहिए। बी है विद्यार्थियों के नियमित कार्य व गतिविधियों को दर्शाना चाहिए। सी है मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए। डी है विद्यार्थियों के कार्य का लंबे समय का संग्रहण होना चाहिए। तो देखो, ये जो मैंने आपको पढ़ा, आपके सामने पढ़ा कि मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड यानी कि रिजल्ट को बनाने से केंद्रित होना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य है बच्चों को अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करना नहीं है। ठीक है, हमारा उद्देश्य बच्चों को पास कराना नहीं है। हमारा उद्देश्य बच्चों को 90% नंबर दिलाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि जो हम सिखा रहे हैं, यानी कि एज अ टीचर जो चीज हम बच्चे को सिखा रहे हैं वो बच्चा अच्छे से सीखे और उसको अपने जीवन में उतारे। ठीक है, रट्टाफिकेशन नहीं, कि वो रट ना ले उन सारी चीजों को और एग्जाम में एज इट इज लिख आए। हमें ये नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि जो हम समझा रहे हैं उसको बच्चा आत्मसात करे, यानी कि अपने अंदर उस चीज को ले और उससे रिलेटेड व्यवहार करे। जैसे हमने सच्चाई की कोई कहानी बताई या कुछ भी ईमानदारी से रिलेटेड कुछ उसको कहानी बताई या कोई चैप्टर पढ़ाया, तो बच्चा उस चैप्टर को ना केवल समझे बल्कि उस चैप्टर से जो सीख मिल रही है उसको अपने जीवन में उतारे और वैसे ही बिहेव करे। ठीक है, हमारे पढ़ाने का उद्देश्य ये होता है। तो आप समझ गए पोर्टफोलियो क्या होता है, कि एक एक चीज डिटेल में लिखी होती है बच्चे के बारे में पोर्टफोलियो में। और ये सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों में तैयार किया जाता है। ठीक है, प्राइवेट में थोड़ा लेंदी तैयार किया जाता है, सरकारी में थोड़ा कम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है डैश। ए है गतिविधि, बी है चर्चा, सी है प्रयोग, डी है वर्णन। देखो, इसमें मेनली क्या पूछा है कि परियोजना पद्धति के कौन कौन से चरण हैं, और जो इसमें चरण नहीं है वो आपको छांटना है। देखो, लगभग लगभग मतलब दो तो है ही, और ऑप्शन में तीन है, यानी कि दो या तो दो नहीं होंगे या फिर एक नहीं होगा। ठीक है, तो आप पहले आंसर देख लिया करो कि किस हिसाब से आपको मतलब अगर आप तुक्का भी लगा रहे हैं तो किस हिसाब से लगा रहे हैं। तो मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ कि परियोजना पद्धति के चरण क्या क्या है। सबसे पहले क्या होगा कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट की जाएगी, यानी कि परिस्थिति उत्पन्न की जाएगी जिस पर बच्चे परियोजना संबंधित कार्य करेंगे। ठीक है, फिर उस योजना से उस परिस्थिति से रिलेटेड योजना बनाई जाएगी या फिर उद्देश्य रखा जाएगा कि हमें इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इतना काम करना है। उसके बाद में जो योजना का कार्यक्रम तैयार किया जाएगा कि कार्यक्रम किस किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे काम करना है। ठीक है, उसके बाद योजना के अनुसार कार्य किया जाएगा, यानी कि जो भी हमने प्लानिंग करी है उसके अनुसार हमें काम करना है। और लास्ट में हम क्या बच्चा क्या करेगा कि जो भी उसने काम किया उसका मूल्यांकन करेगा। ठीक है, या तो टीचर की हेल्प से या खुद। तो इस सब में जो मैंने अभी आपको बताया, इस सब में कहीं भी, है ना,
इस सब में कहीं भी वर्णन नहीं है, ठीक है, वर्णन का उल्लेख मैंने नहीं किया, वर्णन के बारे में मैंने नहीं बताया, ठीक है, यानी कि चर्चा करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक है, और गतिविधियां करेंगे, ठीक है, यानी कि एक्टिविटीज करेंगे, तभी तो हम किसी परियोजना की लास्ट तक पहुंचेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा, जिसमें डी नहीं होगा वही सही आंसर होगा, तो ये वाला हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। अभी कथन है ए, ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है, ठीक है, अभी कथन ये है। तर्क क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि का मतलब है कि कृषि में पैसे नहीं लगा रहे हैं, वो दूसरी चीजों में निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है, यानी कि गांव को लोग छोड़ छोड़कर जा रहे हैं कहाँ, शहरों में, है ना, वो कम कर सकता है। तब क्या है, एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधि नहीं हो पा रही है। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खेती नहीं होती है, या फिर जिनके पास खेती का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, ठीक है, तो उस पूरी साल उस कृषि पर निर्भर नहीं रह सकते, तो वो क्या करते हैं कि जैसे जब खेतों में काम आता है तो वो खेतों की तरफ चले जाते हैं, मतलब गाँव में रहने लगते हैं, और जब खेतों में से काम खत्म हो जाता है तो 2-4 महीने वो शहरों में चले जाते हैं, और शहरों की भट्टे में जहाँ पे ईंट वगैरह बनते हैं वहां पर काम कर लेते हैं, या फिर फैक्ट्रियों में अलग अलग तरह की गतिविधियों में काम में वो लग जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी रोजी रोटी कमानी है, ठीक है। तो ग्रामीण पलायन क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि उनको पूरी कृषि में पूरी साल काम नहीं मिलता है, ठीक है, कुछ समय के लिए काम करता है। अगर आपके पास खेत होंगे तो आप जान सकते हैं कि रोज काम नहीं होता है खेती में, खेती में कुछ कुछ दिन का गैप होता है, जैसे अब बीज बो दिया, फिर 8-10 दिन बाद उसकी नराई होगी, फिर कुछ और काम होएगा, 2-3 महीने बाद कटाई होगी, तो टाइम टाइम पर काम होता है, हर समय काम नहीं होता है, इसलिए जो पलायन है वो होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। और ये जो आया है, ये आया है आपका 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 8 से आया है, ठीक है, उसमें ही ग्रामीण आजीविका के बारे में लिखा है कि गाँव के लोग किस तरह से अपना काम चलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं। देखो, अगर आपने ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी बीएड में, ठीक है, ज्यादातर सभी टीचर्स पढ़ाती हैं, बीएड का के सिलेबस में है ये, तो वो जो संज्ञानात्मक आपने पक्ष पढ़ा है, ठीक है, वही उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, ठीक है, आप रिलेट कर पा रहे होंगे वहां से यहाँ इसको। निम्नलिखित में से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसको डिफाइन करता है, किसको, संज्ञानात्मक पक्ष को, ठीक है, किसको, कॉग्निटिव साइड को कौन डिफाइन कर रहा है इनमें से, वो हमें देखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन है ए, वे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या उद्देश्य क्या है जिनको धरोहर संबंधी परियोजना के संबंधित परियोजना के द्वारा संपादित यानी उपार्जित किया जा सकता है। बी है, इतिहास की विधियां विज्ञान, कला और प्रबंधन अध्ययनों के शोध में कैसे सहायक है, ठीक है। और आपका सी है, विविध भारती कार्यक्रम को कितनी क्षेत्रीय भाषाएं एवं स्थानीय बोलियों में प्रसारित किया जाता है। तो ये क्या है, ये तो रटा रटाया क्वेश्चन है ना, ये तो कुछ फिक्स ही होएगा ना, इसमें कुछ क्रिएटिव तो हुआ नहीं जिसमें बच्चे बताएंगे कुछ, जबकि ये दोनों जो थे ये थोड़े क्रिएटिव थे, तो ये वाला तो होगा नहीं। डी है, आप आपके द्वारा दिए गए 2 ऐतिहासिक धारावाहिकों, यानी कि जो सीरियल्स आते हैं ना आपके टीवी में, उन पर समीक्षा लिखिए, यानी कि वो सीरियल किस चीज के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ई है, भरूड क्या है, भरूड मैंने बताया, भरूड क्या है, एक मराठी नाटकीय गीत है, ठीक है, जो भौतिकवाद या अध्यात्मवाद से जोड़ता है, यानी कि भरूड क्या है, एक गीत है जो कहाँ पर गाया जाता है, महाराष्ट्र में, यानी कि मराठी भाषा में, और जो किसके बारे में है, अध्यात्म या भौतिकवाद से जोड़ता है। किस क्षेत्र राज्य में यह लोकप्रिय है। तो देखो, ये जो ई वाला हुआ इसका भी एग्जैक्ट आंसर है, इसमें बच्चों को कुछ दिमाग लगाना तो है नहीं, अपनी क्रिएटिविटी तो दिखानी है नहीं इसमें। ये वाला भी रटा रटाया क्वेश्चन है कि भरूड क्या है, बच्चे बताएंगे, उनको चैप्टर में पढ़ाया गया होगा
कि ये एक मराठी गीत है, कौन से राज्य में या क्षेत्र में गाया जाता है, महाराष्ट्र में, बात खत्म। ठीक है। और हम सी की बात करें तो ये भी एक फिक्स ही है कि कौन कौन सी स्थानीय भाषाओं में प्रसारण आता है। विविध भारती ये एक सरकारी चैनल का नाम है। ठीक है। तो लगभग 22 भाषाओं में आता होगा इस पर। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो, उसमें ये सी और ई नहीं होंगे, क्योंकि इसमें बच्चों को एक्स्ट्रा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना। बच्चे अपने बच्चों का इसमें बहुत ज्यादा कुछ लग नहीं रहा है, ठीक है, माइंड। जबकि ये जो तीन है इनसे हम पता करेंगे, तीन जो ऑप्शन है, तीन कौन कौन से आपका, एक मिनट, ए बी और डी से हम ये पता करेंगे कि बच्चे चीजों को किस हिसाब से समझ पा रहे हैं। ठीक है। हम टीचर या हम जो भी बच्चों को पढ़ा रहा है वो बच्चे उसको कितना सीख रहे हैं, ये चीज हम इन तीनों टॉपिकों में देखेंगे। ठीक है। और सीधा सीधा आप जान लीजिए, क्रिएटिव या विश्लेषणात्मक या संज्ञानात्मक, ये सारी जो चीजें हैं इनमें आप ये देखना, जब भी ये इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये चेक करना है ऑप्शन में कि कौन सी चीज में बच्चे का दिमाग लगेगा, कौन सी चीज में नहीं। अगर जो ऑप्शन दिया है उसका एग्जैक्ट आंसर है तो मान लीजिए वो ऑप्शन नहीं होगा। अगर कोई भी ऑप्शन में कुछ भी दिया है और उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है तो फिर सही होगा। किस किस केस में, विश्लेषणात्मक में, ज्ञानात्मक में, सॉरी, संज्ञानात्मक में, ठीक है, और रचनात्मक में, इन सब में आप ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 65। अभिकथन है ए और तर्क है आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है ए, विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है। यानी कि इस तरह से कंडीशन लगानी है, करनी है बच्चों के सामने कि बच्चे प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित हो। ठीक है। उनको एक्साइटमेंट मिले कि हाँ, और जानना है जिस टॉपिक के बारे में टीचर बात कर रहे हैं। तर्क है आर, यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खोलने में सहायता करेगा। तो जो अंतर्मुखी कैसे होते हैं, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी आपने पढ़ा होगा। अंतर्मुखी होते हैं कि जो कम बोलते हैं, अपने मन में बातों को ज्यादा रखते हैं। ठीक है। उनका व्यवहार जो होता है थोड़ा लिमिट में होता है, संकुचन होता है। जबकि जो बाह्यमुखी होते हैं वो अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं लोगों के सामने, उनको कैसा फील हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है। ज्यादा बोलते हैं, हंसते हैं, लोगों के साथ हंसी मजाक करते हैं, उस तरह का नेचर होता है बाह्यमुखी का। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, कि आर और ए और आर दोनों सही है। और जो ए की व्याख्या कौन कर रहा है, आर कर रहा है। ठीक है। ए की आर की सही व्याख्या करता है। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। ये दोनों चेंज हो गए, शायद टाइपिंग मिस्टेक है या फिर पेपर में ऐसा दिया होगा। आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से क्या एक परियोजना कार्य जिससे छात्रों को प्रमाणिक वास्तविक दुनिया में समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है। ठीक है। यानी कि कौन सा कार्य हम बच्चों को दें जिससे हम ये देख सकें कि बच्चे वास्तविक दुनिया में समस्या समाधान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि हम उनको किस लिए पढ़ा रहे हैं, हमारा उद्देश्य पढ़ाने का ये नहीं है कि वो रट लें और पास हो जाए, बस ये नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि उनके जीवन में कुछ सुधार आए, है ना, वो उनके जीवन जीने का तरीका चेंज हो, वो समझ सके कि चीजें क्या चल रही हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला है रचनात्मक और नवीनता में वृद्धि। दूसरा है सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देना। तीसरा है समालोचनात्मक सोच, कौशल का विकास। चौथा है विषयी ज्ञान और कौशल में सुधार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। अब ये थर्ड वाला क्यों होगा कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को दोबारा मैं आपको समझाती हूँ कि क्वेश्चन में पूछा गया क्या गया था। निम्नलिखित में से क्या एक परियोजना कार्य है जिसे छात्रों को प्रमाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान द्वारा अर्जित किया जा सकता है। यानी कि बच्चा समस्या को कैसे सुलझाने की कोशिश करेगा, ठीक है, समाज में। ठीक है। तो समाज के अगर हिसाब से हम देखेंगे तो समालोचनात्मक सोच से वो समस्या का समाधान ढूंढेगा। अब कैसे ढूंढेगा, समालोचनात्मक चिंतन में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें आएंगी। ठीक है। यानी कि बच्चा कोई भी समस्या सुलझा रहा है समाज से रिलेटेड या वास्तविक जीवन से रिलेटेड, तो वो उस टॉपिक से रिलेटेड या उस बात से रिलेटेड या उस समाज से रिलेटेड जो भी समस्या है उसके सही पक्ष को भी देखेगा, उसके गलत पक्ष को भी देखेगा।
ठीक है, उसकी पॉजिटिव चीजों को भी देखेगा, उसकी नेगेटिव चीजों को भी देखेगा, और देन उसके बाद वो निष्कर्ष निकालेगा कि सही क्या है और उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही वो कैसे सीखेगा, वास्तविक दुनिया से। वास्तविक दुनिया का मतलब है समाज से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। और समालोचनात्मक चिंतन में क्या आता है, पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक सोच भी आती है और नकारात्मक, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें उसके गुण भी आएंगे और उसके दोष भी आएंगे। ठीक है, किसी भी चीज के बारे में अगर हम समालोचनात्मक चिंतन कर रहे हैं तो पहले हम उसके गुण भी देखेंगे और हम उसके दोष भी देखेंगे, उसके बाद हम निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या सही है और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तभी तो समस्या का समाधान होगा ना। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता तथा विश्व बंधुत्व के विचार के लिए लिए गए थे डैश। मतलब भारतीय संविधान में ये जो स्वतंत्रता शब्द है, समानता और विश्व बंधुत्व जो शब्द है, ये किस संविधान से लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं रूस की क्रांति से, ये लिए गए हैं मैग्ना कार्टा से, ये लिए गए हैं अमेरिकी क्रांति से। ठीक है, और 4 है ये लिए गए हैं फ्रांस की क्रांति से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 4। ये हमने कहाँ से लिए हैं, फ्रांस की क्रांति से, क्योंकि जब फ्रांस में क्रांति हुई थी तो उनका नारा क्या था, स्वतंत्रता, समानता और विश्व स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व। बंधुत्व मतलब भाईचारा। ठीक है, तो रूस के जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो हुई इसलिए थी कि सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, सबको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो जॉब कर सकते हैं, वो क्या जो भी उनका मना है वो कर सकते हैं। तो ये किसकी क्रांति से हमें सीख मिली, फ्रांस की क्रांति से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं? निष्पक्ष, ठीक है, जो हमारी अदालतें होती हैं उनमें कैसी कार्रवाई होती है, निष्पक्ष, यानी कि जो न्यायाधीश होते हैं वो दोनों पक्षों की पहले बात सुनेंगे, अपराधी की भी और जिसने रिपोर्ट की है उसकी भी, दोनों पक्षों की बात सुनेंगे, उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं कि क्या सही है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, निष्पक्ष सुनवाई बोलते हैं, है ना। और हमारे भारतीय जो न्यायालय है काफी हद तक, यानी कि हम बोल सकते हैं 90% जो मुकदमे सुने जाते हैं वो निष्पक्ष भाव से ही सुने जाते हैं। ए है, मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज अंधेरे में रखी जाती है, बिल्कुल खुले में चलता है, यानी कि दोनों पक्ष के लोग वहां पर बैठे होते हैं उस मुकदमे से रिलेटेड। बी है, आरोप पत्र और अभियोजना पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दी जाती है, यानी कि आरोपी को ये बताया जाता है जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है कि भाई तुमने ये आरोप, तुम पर ये आरोप लगे हैं और तुम ऐसा बताया गया है कि आपने ये किया है। मान लो कोई आदमी मर्डर केस में फंसाया गया या फिर उसने मर्डर किया, तो उस मर्डर करने वाले को भी बताया जाएगा कि भाई तुम पर इसने एफआईआर करी है और आपने ऐसे ऐसे मर्डर किया है। तो उससे पूछा जाएगा कि आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं, तो वो अगर उसको लगेगा कि भाई मैंने नहीं किया तो वो पूरा अपना देगा कि नहीं मैं उस दिन वहां पर था ही नहीं, इन्होंने गलत आरोप लगाया है। तो ये क्या हो गई, निष्पक्ष सुनवाई हो गई कि ऐसा नहीं है एफआईआर, किसी ने आपके खिलाफ एफआईआर करी कि आपने मर्डर किया है और जज ने क्या किया कि भाई ठीक है तो इसने ये मर्डर किया है तो इसको जेल भेज दो या इसको आजीवन कारावास कर दो, ठीक है, या इसको फांसी पे चढ़ा दो, ऐसा नहीं है। जबकि जज दोनों तरफ की बात सुनते हैं, आरोपी की भी और जिसने एफआईआर की है उसकी भी, दोनों पक्ष की बात सुनते हैं, उसके बाद साक्ष्य मांगते हैं, फिर गवाह मांगते हैं, और सारी जब पेशकश हो जाती है उसके बाद ही वो किसी डिसीजन पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मुकदमा जो है वो खुली अदालत में चलाया जाता है जहां पर दोनों पक्ष के लोग बैठे होते हैं। दूसरा है, आरोपी को बताया जाता है कि उस पर कौन कौन से आरोप लगाए गए हैं और उसके खिलाफ क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, सी है, बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किया जाए सारे गवाहों से जरह करवाने का मौका नहीं दिया जाता है, जबकि ये गलत है। ठीक है, दोनों पक्ष को बराबर टाइम मिलता है कि दोनों ही पक्ष अपने अपने सबूत और गवाहों को पेश कर सकते हैं। गवाह का मतलब होता है कि जिसके सामने वो क्राइम हुआ है, जैसे किसी के सामने लड़ाई हुई, ठीक है, और लड़ाई में किसी ने किसी व्यक्ति को डंडा मारा, उसके हाथ की हड्डी टूट गई या पैर की हड्डी टूट गई या उसके सर में चोट मारी। ठीक है, तो इस काम को करते हुए जिस व्यक्ति ने देखा है वो कोर्ट में बताएगा, उन दोनों, एक तो पिटने वाला हो गया और एक मारने वाला हो गया, उन दोनों के अलावा जिस व्यक्ति ने उनको देखा है ऐसा करते हुए वो कोर्ट में आकर बताएगा कि भाई मैंने देखा है इसने इसको मारा था। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, गवाह। डी है ऑप्शन, न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला,
ए, बी और डी सही है, जबकि सी गलत है। और मैंने आपको बता दिया क्यों गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है कि मौका नहीं दिया जाता है जो बचाव पक्ष होता है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, मौका दोनों को बराबर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूहों में काम कर रहे हों और छात्रों का अलग अलग मूल्यांकन किया जाना हो, ठीक है, यानी कि सभी विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांट दिया गया है, ठीक है, जैसे 4-4 का या 10-10 का एक ग्रुप बना दिया गया है और हमें उन बच्चों का मूल्यांकन करना है कि बच्चे जो उनको पढ़ाया गया हो वो बच्चे उस चीज को कहां तक समझ पा रहे हैं, उसके लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। ए है रूब्रिक्स, बी है भूविकल्पीय प्रश्न, सी है मौखिक प्रस्तुतिकरण, डी है पोर्टफोलियो। देखो पोर्टफोलियो से तो कोई मतलब नहीं है, ये तो एक ब्यौरा है जो टीचर रखता है बच्चे के विषय में, ठीक है, और समूह में कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं दी जाती है जिससे केवल पोर्टफोलियो के लिए ही हम अ, उस एक्टिविटी को करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। और मौखिक प्रस्तुतिकरण भी नहीं होगा क्योंकि बच्चे एक दूसरे से सुन के भी आंसर दे देते हैं, जैसे अगर हम मौखिक प्रश्न पूछेंगे तो वो एक दूसरे से सुनकर भी बता देते हैं। मौखिक प्रस्तुतिकरण मतलब किसी टॉपिक के ऊपर हम उनसे पूछ रहे हैं और वो बता रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूब्रिक्स और बहुविकल्पीय प्रश्न। जब बच्चों के हाथ में क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा तो सब बच्चे जैसा भी उनको आता है, जो चीज भी आती है उससे रिलेटेड वो टिक करेंगे और टीचर ये जान सकेंगे कि कौन बच्चा कहाँ तक सीख सका है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की संघनता सबसे अधिक है, यानी कि सबसे अधिक आदिवासी जो लोग हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, आदिवासी यानी कि एसटी, ठीक है। पहला है पूर्वी भारत में, दूसरा है पश्चिमी भारत में, तीसरा है उत्तर भारत में, चौथा है दक्षिण भारत में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वी भारत में सबसे ज्यादा आदिवासी लोग पाए जाते हैं। अब पूर्वी भारत कौन सा होता है, पूर्वी भारत है जो हम 7 बहनें बोलते हैं ना उसको, 7 बहनें कौन सी हैं आपका, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, ठीक है, ये कितने हो गए, ये 7 बहनें हैं। और इनको हम पूर्वोत्तर भारत भी बोलते हैं और इनको हम पूर्वी भारत भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आदिवासी लोग पाए जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एसटी पाए जाते हैं। और अगर हम मध्य भारत की बात करें, जैसा कि ऑप्शन में नहीं है लेकिन फिर भी हम चर्चा कर लेते हैं, तो सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर, अगर हम मध्य भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में। और पहले नंबर पर तो पूर्वी पूर्वी भारत है, दूसरे नंबर पर कौन है, मध्य प्रदेश, ठीक है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि जब भी मैं आप वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख लें। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो मैं हर रोज सुबह 9 बजे अपलोड करती हूँ, तो आप मेरा चैनल ओपन कर देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।